सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सेशन जिसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे पढ़ने के लिए बताऊं तो काफी मजेदार टॉपिक है। आप सभी को पढ़ के काफी मजा आने वाला है और आज मैं इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा दूंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन आप कहेंगे सर है क्या ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसको जानने से पहले हम जाएंगे थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी में। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, लाइट जैसे कि आप सभी ने पीछे लेसन्स में भी पढ़ा है, एक एनर्जी है और लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह। लाइट के पास क्या होता है, वेव नेचर। लाइट हैज वेव नेचर, जो कि हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। इंटरफेरेंस से भी हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट कैसे बिहेव करती है, एक वेव की तरह, जो कि हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था। इंटरफेरेंस के अलावा बताऊं तो डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में भी देखा था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते थे कि लाइट जो है वेव की तरह चलता है। लेकिन हुआ क्या, पहले साइंटिस्ट को ऐसा ही लगता था लाइट एक वेव है। 1905 में हमारे महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, जिन्होंने एक इफेक्ट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस टॉपिक को तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपका आगे की क्लासेस में है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट में वेव नेचर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। लाइट क्या है, लाइट में वेव नेचर तो है ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। किसके थ्रू बताया उन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, जो हुआ था ईयर 1905 में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी सोचेंगे सर क्या बता रहे हो, टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आप बता रहे हो लाइट के बारे में। सर मजा तो आ रहा है इसको जानने में, पर सर डी ब्रोगली से कैसे मिलता हुआ है। तो अब आपको समझ आएगा। डी ब्रोगली कोई और नहीं, हमारे महान साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जर्मनी के काफी बड़े साइंटिस्ट है डी ब्रोगली। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, डी ब्रोगली तो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, फिजिक्स जानते ही नहीं थे। लेकिन डी ब्रोगली के जो भाई थे वो क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ते थे। तो अपने भाई से शेयर करते थे उस समय की चीजें, कि लाइट ने पार्टिकल नेचर शो किया, इसकी डिस्कवरी हो गई, अब ये फिजिक्स में डिस्कवरी हो गई। वो सारी चीजें अपने भाई से, डी ब्रोगली से शेयर करते थे। डी ब्रोगली के भाई सारी चीजें इनसे शेयर करते थे। तो क्या हुआ, हिस्ट्री से इनका मन हटके कहाँ आ गया, फिजिक्स की तरफ। इन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मुझे इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स में और अब मैं फिजिक्स से पीएचडी करूंगा। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब भी कोई इंसान पीएचडी करता है तो उसको एक थीसिस देनी पड़ती है। एक तरह से मान लो उसको कुछ नया बताना पड़ता है, लेकिन जो कि हर कोई इतना अच्छा नहीं बता पाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी थीसिस में ऐसी बातें बता जाते हैं जो कि इतिहास बदल देता है। और ऐसा ही इतिहास बदला हमारे डी ब्रोगली ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने एक थीसिस दी जो कि थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नेचर हैज सिमेट्री। ये स्टेटमेंट दी इन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस में। नेचर हैज सिमेट्री मतलब क्या है सर, इसका मतलब है नेचर एक तरह से बिहेव करता है सबके लिए। जैसे कि मैं आपको भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, एक जानवर को भी भूख लगती है, यानी कि नेचर सबके साथ एक तरह से बिहेव करता है। सर बात तो ठीक है सर, कहाँ आप बायो घुसा रहे हो फिजिक्स में। नहीं स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक फिजिक्स से है। इसको इन्होंने रिलेट किया मास से, पार्टिकल से। इन्होंने कहा जब लाइट एक वेव तो थी, वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो मैटर यानी हमारा मास पार्टिकल के साथ साथ, मास क्या आता है, मैं मास हूं, पार्टिकल हूं, तो मैं पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव कर सकता हूंगा। कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक स्टेटमेंट थी। कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ इन्होंने दिमाग लगाया और एक स्टेटमेंट दी। और इन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी, नेचर हैज सिमेट्री। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला,
अपनी एक हाइपोथेसिस दी। अब आया हमारा पॉइंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, और वो हाइपोथेसिस उन्होंने ये दी कि जैसे कि एक लाइट वेव के साथ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वैसे ही हमारा मैटर एक पार्टिकल तो है लेकिन वो जरूर वेव की तरह बिहेव करता है। हमें अभी तक नहीं पता पर वो करता है। उस समय तक तो किसी को ये नहीं पता था कि हाँ एक मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता था, तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने इनका मजाक बनाया, किसी ने इनकी बात नहीं समझी। लेकिन कुछ साल बाद डेविसन एंड जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन, जो कि हम पार्टिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो कर रहा था। तो उसी के साथ डेविसन जर्मन को तो नोबेल प्राइज मिला ही मिला, और इसी के साथ हमारे डी ब्रोए को भी, बेसिकली इनका नाम डी ब्रोगली पढ़ते हैं लेकिन इनका नाम था सिर्फ डी ब्रोए, इनकी प्रोनाउंसिएशन थी डी ब्रोए, तो हमारे डी ब्रोए को भी या डी ब्रोगली को भी नोबेल प्राइज मिला। तो इनकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या थी वो स्टेटमेंट, एवरी मूविंग mass has a wave associated with it। और ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, मैं लिखना चाहूंगा इसको बॉक्स में बंद करके, जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये है हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है सर? हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट और वो सच हो सकती है। हाइपोथेसिस यानी एक तरह समझिए कि इमेजिनेशन है, अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये हाइपोथेसिस बहुत बड़ी थी जो कि आगे जाके सच हुई। ये क्या है? हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसके लिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं थीसिस, या फिर इसकी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा ही दिया। मेन कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको अब दिया। ओके, थीसिस जो थी ये तो उनकी थीसिस थी लेकिन उनकी मेन स्टेटमेंट क्या थी, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं, एवरी मूविंग मास हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, और ये इनकी थीसिस थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया मास में तो वेव होती है, मैं तो मास हूं, वेव नहीं दिख रही। देखिए स्टूडेंट, मैं मास हूं, क्या मुझ में वेव दिख रही है? मैं चल रहा हूं। क्या बोला? एवरी मूविंग मास हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, मतलब हर चलते हुए मास में क्या होगा? वेव होगा। मैं तो चल रहा हूं, वेव ही नहीं दिख रही सर आप में, तो ये मार्कर तो चल रहा है, वेव ही नहीं दिख रही सर। स्टूडेंट्स, हर चलती हुई चीज में, हर चलते हुए मैटर में वेव है, बट अभी जो हम लोग चल रहे हैं उसकी वेव इतनी छोटी है कि वो नेग्लिजिबल है, मशीन्स के थ्रू भी उसको देखना बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। तो सर इसका यूज क्या है जब दिख ही नहीं रही? यूज ही क्या है सर इसका? बताऊंगा। जब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और काफी तेज स्पीड से चलते हैं, उस केस में हमें ये साफ साफ नजर आता है कि पार्टिकल में जो पार्टिकल है उसमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव भी दिख रही है। जैसे कि छोटे पार्टिकल क्या है सर? ऐसा पार्टिकल क्या होता है छोटा भी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेव को हम नजर रख सकते हैं या कि उनकी वेव हमें शो हो सकती है। ठीक है सर, इसको प्रूव करा दो। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे इसको हम आपको। चलिए अब मान लेते हैं निशांत, जैसे निशांत हमारी क्लास में रोज आते हैं, निशांत, मान लेते हैं निशांत का वजन 100 किलो है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं निशांत हमारा निशांत मास, फॉर एग्जांपल लिया है मैंने स्टूडेंट्स निशांत का मास। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा मास और वेट अलग अलग होता है। खैर ये कोई किसी और दिन का टॉपिक है, लेकिन मास और वेट में कंफ्यूज नहीं होना। मास हर जगह सेम रहता है बट वेट हर जगह ग्रेविटी के, जहां अलग ग्रेविटी के साथ साथ वेट चेंज होता रहता है। मास पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं मास निशांत का 100 kg है, ठीक है, और अर्थ पे हमारा जो वेट होता है मास का 10 गुना होता है। ठीक है, खैर उसे कभी और देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं निशांत का जो मास 100 kg है, उसकी वेलोसिटी
उसकी वेलोसिटी क्या है सर, मान लेते हो बहुत तेज भाग रहा है निशांत, निशांत के पापा ने बुला लिया जल्दी आ निशांत जल्दी आ, तो निशांत काफी तेज भाग रहा है। तो अब निशांत जब भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी है मेरे भाई निशांत की 100 मीटर पर सेकेंड। सर इतनी तेज तो निशांत कभी नहीं भागा, पापा के डर से आज निशांत काफी तेज भाग रहा है। ठीक है, निशांत की वेलोसिटी क्या होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया, मास भी है वेलोसिटी भी। सर अभी तो आपने बताया था एवरी मूविंग मास हैज अ वेलोसिटी हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। चलिए ये रहा, ये देखिए एवरी मूविंग मास हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। ठीक है स्टूडेंट्स, बताया था अभी, इसको सही करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, हैज। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब सर एक बात बताइए, जो निशांत है वेलोसिटी भी आ गई, मास भी आ गया, वेव कैसे निकाल लेंगे? तो जो हमारे डी ब्रोगली थे उन्होंने ये तो बताया ही था कि एवरी मूविंग मास हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। लेकिन इस हाइपोथेसिस के साथ उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जो कि आगे चल के बिल्कुल ठीक प्रूव हुआ, जो कि फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल्स पी एच अपॉन पी। ये फॉर्मूला दिया था हमारे डी ब्रोगली साहब ने। अब ये फॉर्मूला बताता है क्या है सर, यहाँ पे लैम्डा होता है हमारा वेव लेंथ, वेव लेंथ, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी हमारा होता है मोमेंटम। अब एक बात नजर आ रही है आपको, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, किसकी होती है लैम्डा, वेव्स की। लैम्डा किसकी होती है, वेव्स की। और सर ये तो एच तो कांस्टेंट है, और पी यानी मोमेंटम किसका होता है, मैटर का यानी मास का। मोमेंटम होता है मास का, लैम्डा होता है वेव की। वेव को मैटर के साथ या वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे समझ आ रहा है, लैम्डा वेवलेंथ किसकी होती है, वेव्स की, और मोमेंटम किसका होता है, मास का यानी मैटर का। तो मैटर को वेव के साथ मर्ज कर दिया कि फॉर्मूले और बोल दिया ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। मास में वेव है और वेव में पार्टिकल है। पार्टिकल नेचर जहां होगा वहां वेव नेचर भी हो सकता है, यानी लाइट में वेव नेचर है तो पार्टिकल नेचर भी है। ऐसे ही जो हमारा मैटर होता है, ये हमारा मास होता है, उसमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ हमारा वेव नेचर भी होता है। कब, जब वो चल रहे हो। एवरी मूविंग मास हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। ठीक है सर, ये प्लैंक कांस्टेंट नहीं समझ आया क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड। अगर आपको आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा, समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक और बार लिख देता हूं। हाँ, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया है। निशांत अब क्या है, निशांत का मास है 100 kg, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हमारे पास है क्या, लैम्डा इक्वल्स h अपॉन p, where is this is wavelength, this is Planck constant, and this is momentum। और क्योंकि ये वेवलेंथ हमारे महान साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने दी थी, और इसको वेवलेंथ के अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोला जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसको बोलते हैं। पीछे भी मैं इसको मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, इस वेवलेंथ को नॉर्मल वेवलेंथ के साथ साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। वेवलेंथ ओके स्टूडेंट्स,
सर आप जल्दी से बता दो सर, इसकी निशांत का मास है, उसके पापा ने जल्दी से बुला लिया, वेलोसिटी भी आ गई, सर इसका वेवलेंथ क्या होगा? चलिए वेवलेंथ बताते हैं आपको। लैम्डा हमें निकालना है निशांत का, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। निशांत का मास होगा h, h की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स? 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्टूडेंट्स ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो h की जगह क्या लिखेंगे? इसको इरेज करके, ठीक है, h की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम? 6.626 10⁻⁻34, ओके। और p क्या होता है? p इज ऑल्सो मोमेंटम विच इज mv। आपने सभी ने पढ़ा होगा मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं? mv। तो m इंटू v, लैम्डा इक्वल्स 6.626 10⁻⁻34। मास क्या है स्टूडेंट्स? 100 kg इंटू, और वेलोसिटी क्या? 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो अगर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। या इसको मैं ऐसे लिख लूँ स्टूडेंट्स, 100 को 10⁻² भी तो मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, 100 को मैं 10⁻² भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 6.626 10⁻⁻34 अपॉन 10⁻⁴। ये हमारा वैल्यू आ गई। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो विच बिकम्स 6.626 10⁻⁻34 अपॉन 10 क्योंकि नीचे 10⁻⁴ है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 34 में से ये पावर 4 माइनस हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा इक्वल्स 6.626 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। मीटर में लैम्डा की जो यूनिट होती है मीटर में होती है। तो आप खुद देख रहे हैं कितनी छोटी वैल्यू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10⁻⁻ में जितनी छोटी होती है उतना ही हमारा वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। 10⁻38 साफ साफ मैं इसको लिख दूं फॉर यू 10⁻38। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा 10⁻38 मीटर कि क्यों लैम्डा जो है एक मूविंग मास की, जब हम चलते हैं, निशान जब भाग रहा था तो क्यों हमें दिखती नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू होती तो वो है लेकिन बहुत छोटी उसकी वेवलेंथ होती है। समझ आ रहा है? और वेवलेंथ आपको पता क्या होता है? बेसिकली ये होता है वेवलेंथ। जब एक वेव चलती है ऐसे, तो ये दूरी होती है, इतनी दूरी, एक वेव खत्म करने की दूरी, ये होती है वेवलेंथ लैम्डा। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है सर, ये तो समझ आ गया सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनकी वेव का कैसा होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से लेके चलते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालें। सर जल्दी बता दो। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, मान लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, चलो बताओ जल्दी चैट में बताओ स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलिए वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही बताया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू हमें पता लैम्डा, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, मूविंग पार्टिकल, यानी क्या होगा? वेवलेंथ होगी कैसे? एच अप लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी, अभी पढ़ा ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगी? एच 6.626 10⁻⁻34। अब हम पेस बढ़ा रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं चीजें। पी यानी मोमेंटम, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पुट किया 6.626 10⁻⁻34, या अगर 9.1 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी इज 10⁻6। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पे आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 सॉरी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है और यहाँ 6 है।
प्लस -31 में +6 ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -31 + 6 हो जाएगा -25। ठीक है, आई होप ये सभी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये -25 ऊपर चला जाएगा, अगले स्टेप में 6.626 इंटू 10 की पावर नीचे रहेगा 9.1। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब नीचे 10 की पावर जो होती है ऊपर अगर ले जाना हो तो माइनस में हो जाती है। 6.626 10 की पावर अभी बताऊंगा आपको, और ये हो जाएगा 9.1 नीचे ही रहेगा स्टूडेंट्स। 10 की पावर -25 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, -34 प्लस क्लास 25, that will be around, if you calculate 7.33 into 10 to the power -10 मीटर, और जो कि इतनी छोटी नहीं है, निग्लिजिबल नहीं है, जिसको आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।